श्री राकेश सिन्हा। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति 8 minutes. 8 minutes. Actually, it is 7.59, but I have been indulgent for that 1 second. सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वास्तव में राष्ट्रपति जी ने जो अपने अभिभाषण में कहा वह निरंतरता में है। 2014 में जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन की जो किरणें इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिखाई पड़ रही हैं, चाहे वह समाज हो या संस्कृति हो या अर्थव्यवस्था हो, चाहे देश के भीतर हो या देश के बाहर हो, वह जो सूर्योदय 2014 में हुआ उसकी किरणें सर्वत्र दिखाई पड़ रही हैं। जनतंत्र में जब हम मुद्दों के ऊपर तर्क और तथ्य के साथ बहस करते हैं तो शायद जनता का प्रबोधन होता है, और सदन इसलिए बना है। मुझे दुख है कि विपक्ष फ्लेक्सिबल मॉरल्स के साथ चलता है। यह लचीला नैतिकता क्या होती है, लचीली नैतिकता क्या होती है, उसका उदाहरण आज भी है और कल का चुनाव भी था। जब इनकी सीटें कहीं बढ़ती हैं और किसी राज्य में इनकी सरकारें बनती हैं तो ये ईवीएम की पूजा करने लगते हैं। जब इनके कारण, इनके अपने कारण से ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हैं। इससे मैं भारत के विपक्ष को कहता हूं, दे आर लिविंग द फ्लेक्सिबल मॉरल्स। और जिस जनतंत्र में यह दोहरापन होता है वह जनतंत्र कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है जहां पर एक बड़ा तबका जनता को बरगलाने की कोशिश करता है। मैंने जिन किरणों की चर्चा की सभापति महोदय, कुछ ऐसी बुनियादी चीजें होती हैं जो पीढ़ियों को लाभ पहुंचाती हैं। मैं बड़ी बातों को छोड़कर मैं जिन 2 बातों की चर्चा करना चाहता हूं, पानी और ऊर्जा आज पूरी दुनिया में बहस का मुद्दा है। ये 2 उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूं कि देश की जनता को यह पता चलेगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी दृष्टि से किस प्रकार से देश के उस आयामों को परिवर्तित किया है। नारे लगाना आसान है, विरोध करना आसान होता है, लेकिन देश के बुनियाद को मजबूत करने के लिए दृष्टि चाहिए। 8.5 साल में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के क्षेत्र में सिर्फ 8.5 साल में 396% की उन्नति हुई है। पूरी दुनिया में भारत आज 3रे स्थान पर पहुंचा है। पूरी दुनिया भारत के इस मॉडल से आश्चर्यचकित है। सभापति महोदय, मैं 1872 से लेकर 1941 तक के सेंसस रिपोर्ट को पढ़ा। मैं देखता था कि ब्रिटिश साम्राज्य के बाद के बहुत ही कमियां थी, न्यूनताएं तो थी ही, लेकिन उनकी कुछ अच्छाई थी। वे किसी भी समाज राज्य में जाकर सूक्ष्म स्तर पर सर्वेक्षण करते थे और अपनी जो बेस्ट टैलेंट होता था उसका उपयोग करते थे। भारत में वाटर बॉडीज का सर्वे कब हुआ था, कांग्रेस के लोगों को जवाब देना चाहिए, जो 5 दशकों तक इस देश में शासन करते रहे। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान 1921 में वाटर बॉडीज का सर्वे हुआ। उसके बाद से लेकर पहली बार 2018-19 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी दृष्टि से देश के वाटर बॉडीज का सर्वे हुआ। प्रधानमंत्री जी ने पीढ़ियों के लिए पानी की आवश्यकता को समझा। जिस देश में 140 करोड़ का पॉपुलेशन हो और सिर्फ 4% पीने का स्वच्छ पानी हो, उस देश का प्रधानमंत्री, उस देश की सरकार यदि पीढ़ियों के लिए नहीं सोचती है, सिर्फ नारेबाजी में अगर सत्ता चलती है तो वह देश नहीं चल सकता है। और उस सर्वे में क्या आया, हमारे पास 24,24,570 24,24,570 वाटर बॉडीज हैं। आज उसको रिवाइव करने की लगातार कोशिश होती रही। तो मैं इन 2 बातों के साथ एक तीसरी बात बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं निष्पक्ष पक्षपाती कहता हूं। यह निष्पक्ष पक्षपाती क्या होता है? जब आप गरीबों के लिए, उन गरीबों में न जाति देखते हैं, न धर्म देखते हैं, न संप्रदाय देखते हैं, न क्षेत्र देखते हैं,
चाहे 80 करोड़ वे गरीब जिनके तक अनाज पहुंचता है, ये 11 करोड़ वे लोग जहां पर टॉयलेट्स पहुंचता है। यह काम करने में प्रधानमंत्री जी ने जो किया, इससे मैं इनको कहता हूं कि दलितों के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए खड़ा होने वाले प्रधानमंत्री निष्पक्ष पक्षपाती हैं। जो पक्षपात करते हैं तो गरीबों के लिए करते हैं, पक्षपात करते हैं तो उन हाशिए के लोगों के लिए करते हैं। इसे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। इस देश की बुनियाद को बदलने के लिए संस्कृति से लेकर अर्थव्यवस्था तक उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए। सभापति महोदय, विपक्ष बार बार यह सवाल उठा रहा है संविधान का। मेरे पास वक्त कम है और विपक्ष तो यहां नहीं है, लेकिन देश के लोगों को कुछ बातें जाननी चाहिए। संविधान की बात कहने का हक तो उन्हें होता है जो संविधान की बुनियाद को मजबूत करते हैं। देश आजाद 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 5 महीने बाद क्या हुआ? 27 जनवरी 1948 को संविधान सभा में एच.वी. कामत जी ने एक सवाल उठाया। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जी का नाम सुनते ही विपक्ष संवेदनशील हो जाता है, लेकिन विपक्ष से हम पूछना चाहते हैं, श्री बी.डी. त्रिपाठी जी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जेल गए, क्विट इंडिया मूवमेंट में जेल गए, जो इंडियन नेशनल आर्मी में थे, जो फॉरवर्ड ब्लॉक में थे, सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए जा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जवाहरलाल नेहरू को न सुभाष चंद्र बोस पसंद थे, न उनकी जयंती पसंद थी, और बी.डी. त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया। जो व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी हो, जिस व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल गया हो, जो इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज में रहा हो, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली ऐसी गिरफ्तारी थी। 3 साल बाद 1951 में इसकी चर्चा सभापति महोदय मैंने 2 साल पूर्व अपने भाषण में किया था। मजरूर सुल्तानपुरी और बलराज साहनी दोनों ही फिल्म जगत के बड़े नाम थे। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार के नहीं थे, वे तो वामपंथी विचार के थे। क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? मुंबई के मिल मजदूरों के बीच भाषण करते हुए मजरूर सुल्तानपुरी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू। ऐसा क्यों नहीं कहा? ऐसा क्यों नहीं कहना चाहिए? भारत एक गणतंत्र था और भारत को कॉमनवेल्थ में घसीट कर लाने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया। जिस कॉमनवेल्थ का नेतृत्व एक राजा रानी के द्वारा हो रहा था, हम गणतंत्र का होकर एक राजा रानी के अंदर काम कर रहे थे। मजरूर सुल्तानपुरी को जेल भेज दिया गया। 2 साल तक मजरूर सुल्तानपुरी जेल में। यह जो प्रक्रिया चली, मैं आपातकाल का एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। एक पत्रकार बी.एम. सिन्हा जेल गए थे। उस पत्रकार को जेल क्यों भेजा गया? सरकार चाहती थी कि वो पत्रकारों के बीच जासूसी करके सरकार को रिपोर्ट करें। बी.एम. सिन्हा ने अपने निष्पक्ष भावना से, निर्दोष भावना से, अपनी उस निष्पक्षता से सरकार के साथ ऐसा करने से इनकार कर दिया गया, जेल भेज दिए गए। बी.एम. सिन्हा की वृद्ध मां की मृत्यु हो गई। बी.एम. सिन्हा मां के मृत पार्थिव शरीर को देखना चाहते थे। बी.एम. सिन्हा अंत्येष्टि में शामिल होना चाहते थे। एक पुत्र की इच्छा थी कि अपनी मां की अंत्येष्टि में शामिल हो। कांग्रेस की सरकार ने आपातकाल में बी.एम. सिन्हा एक पत्रकार को अपनी मां की अंत्येष्टि में शामिल होने से मना कर दिया। जिस आपातकाल में लगभग 60,000 से अधिक लोगों को जेल में बंद किया गया, बंद होने वाले अधिकांश लोग हमारी विचारधारा से जुड़े हुए थे। भूमिगत आंदोलन करने वाले आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। कई ऐसे मंत्रीगण हैं जो उसमें जेल में थे या भूमिगत आंदोलन चला रहे थे। उस वक्त धर्मवीर भारती ने एक छोटी सी कविता लिखी थी। ये लोग कितने कमजोर हैं। बंदूक की नोक पर शासन करने वाले लोगों पर धर्मवीर भारती की कविता कितनी अच्छी थी। उस कविता में धर्मवीर भारती जी ने लिखा, खलक खुदा का हुक्म बादशाह का,
खबरदार हो जाए, सभी अपने दरवाजों को अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर लें, खिड़की के पर्दे गिरा लें और अपने बच्चों को सड़क पर ना भेजें, क्योंकि एक 72 साल का बूढ़ा आदमी सच बोलता हुआ सड़क पर निकल पड़ा है। धर्मवीर भारती ने उस आपातकाल में उससे चुनौती दी जब संविधान को निरस्त करके, लोगों के मौलिक अधिकारों को समाप्त करके कांग्रेस की सरकार ने इस पूरे देश को जेल खाने में परिवर्तित कर दिया था। इसलिए सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, संविधान की बात करते समय कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि संविधान सिर्फ कागज से नहीं चलता है। संविधान निर्माता और फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। बाबा साहब अम्बेडकर जब दूसरी बार संविधान सभा में आ रहे थे तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। जिस बाबा साहब अम्बेडकर का आप बार बार नाम लेते, इसलिए मैं कहता हूं फ्लेक्सिबल मॉरल्स इनके पास है, वो क्यों विरोध किया और कैसे आए। हिंदू महासभा के जयकर जी ने संविधान सभा के अपनी सीट खाली की और जयकर जी की सीट खाली करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में आए। एमआर जयकर वो एक बड़े लॉयर थे, मुंबई में थे, हिंदू महासभा के सदस्य थे। राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति ने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में लाने का अवसर दिया, अन्यथा उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान में भूमिका निभाने का अवसर नहीं मिलता। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश को जायदाद की तरह ट्रीट करने वाले कौन लोग थे। सभापति महोदय, मैं 2 मिनट लूंगा, मेरा ये अंतिम भाषण ही होगा, मेरा टर्म समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं 2 मिनट अगर आप दे दें। हाउ डू यू नो? तो हाउ डू यू नो इट इज योर लास्ट भाषण? देखिए, आखिरी भाषण है, आप कैसे कह सकते हैं? देश में एक व्यवस्था होती है और निर्णय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट के द्वारा होता है। मैं इमरजेंसी की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, जो चर्चा हो चुकी राष्ट्रपति जी ने पहले जो आपने इसका उल्लेख किया नरीमन जी के ऑटोबायोग्राफी से। और मैं आज की परिस्थिति पर, मैं विदेश नीति पर कोई आपत्ति न बढ़े, ये माफ में सिर्फ इतिहास की एक घटना बताना चाहता हूं। हमारे माननीय विदेश मंत्री जी बैठे हुए हैं। बर्मा के राज्याध्यक्ष भारत आए, यूनू, उनको हम कुछ भी भेंट दे सकते हैं। मेरे घर कोई आएगा, मैं कुछ भी भेंट दे दूंगा। मेरे देश आएंगे तो मुझे भेंट देना होगा, और कोई महत्वपूर्ण भेंट देनी होगी तो मुझे कैबिनेट से अनुमति लेनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन प्रक्रियाओं को अपनाया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रक्रिया को अपनाया? कवाब वैली जो 22,210 स्क्वायर किलोमीटर की है, उस कवाब वैली को, मणिपुर के उस महत्वपूर्ण घाटी को यूनो को दे दिया। कहां थी कैबिनेट, कहां था पार्लियामेंट? संसद और मंत्रिपरिषद को निरस्त करते हुए आप एक पूरी घाटी को पूरे देश को देते हैं। प्लीज कंक्लूड। तो मैं अंत में यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रक्रिया को अपनाया प्रधानमंत्री जी ने, बस 1 मिनट में समाप्त करता हूं। डीकोलोनाइजेशन एक महत्वपूर्ण विषय है। हम आजाद 47 में हुए, इस पर बड़ी चर्चा होगी और अभी डीकोलोनाइजेशन की लंबी प्रक्रिया चलेगी। प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, ही इज फादर ऑफ डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं 1800 ऐसे कानूनों को समाप्त किया गया। उसमें एक कानून का उदाहरण देता हूं, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 में बना। उसमें पतंग उड़ाने के लिए अनुमति चाहिए, और यदि पतंग भी आपने उड़ा दिया तो 10 लाख का जुर्माना, 2 साल की कैद की सजा। 1934 का यह कानून। ऐसे सैकड़ों कानून, 1800 ऐसे कानूनों को समाप्त किया। लगभग 3400 कानूनों में डिक्रिमिनलाइज किया और 39 लाख कंप्लायंसेस को कम किया। इससे जो करता है वही इतिहास बनाता है।
जो सिर्फ सोचता है, जो सिर्फ नारे लगाता है, वो इतिहास के दुष्चक्र में, इतिहास के रथ के पहिए के नीचे दब कर रह जाता है। प्रधानमंत्री जी जो सोचते हैं वे करते हैं, और इसलिए उन्होंने 2047 की बात की, भविष्य की बात की। जो पीढ़ियों के लिए सोचता है वो स्टेट्समैन कहलाता है, राजनेता कहता है। जो वर्तमान में सिर्फ अपने लिए सोचता है वो एक भोगी नेता के रूप में रहता है। प्रधानमंत्री जी ने एक रास्ता तय किया है, उस रास्ते पर हम सब चलें। इसी आशा के साथ मैं एक बार पुनः दुख व्यक्त करता हूँ। फ्लेक्सिबल मॉडल्स वाले संसदीय जनतंत्र के अनुकरण करें और विपक्ष में तर्क और तथ्य के आधार पर सदन को आगे बढ़ने में सहयोग करें। धन्यवाद। श्री